नमस्कार, मैं हूं पंकज रौतेला। इश्यू टुनाइट देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर आबरू बचाने की जद्दोजहद कर रही है। बेखौफ बदमाश खुलेआम पुलिस और सियासतदानों के चेहरे पर कालिक पोत रहे हैं, लेकिन सियासत के सौदागर अपनी ऐशगाहों में चैन की बंसी बजा रहे हैं। दामिनी के साथ हुई दरिंदगी के 2 साल पूरे होने में कुछ दिन अभी बाकी हैं, लेकिन दिल्ली में हैवानियत रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बार हैवान बने एक अमेरिकी कंपनी के कैब ड्राइवर ने एक युवती की इज्जत को तार तार किया। जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। The driver was trying to molest her on the back seat. उस अमेरिकन कंपनी के ऊपर आपने क्या स्टेप उठाया है, बताइए। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। उनके सीगे नाक के नीचे कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी उनकी है। देश लुट रहा है, महिलाओं की इज्जत लुट रही है। जब आप प्रचार कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, पूरे देश में बड़े बड़े होर्डिंग्स आप लोगों ने लगा रखे थे। 6 महीने में आपने इस टाइप क्या उठाए हैं? She tried to raise an alarm. She was sexually assaulted in the car. देश की राजधानी दिल्ली शर्मसार हुई तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है मानो नेता जनता जनार्दन के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, ताकि इस बहाने उनकी सियासत को 4 चांद लगते रहें। भले ही नेताओं को शर्म नहीं आए, लेकिन दिल्ली की महिलाएं दहशत में हैं तो समाजसेवी संस्था और महिला आयोग की बेचैनी लाजमी है। 16 दिसंबर की डरावनी रात को गैंगरेप की शिकार हुई दामिनी तो नहीं रही, और रहती भी तो जिंदा लाश से कम नहीं होती, लेकिन उसने जाते जाते जो अलख जगाई थी वो भी अब बीते जमाने की बात हो गई है, क्योंकि कानून में बदलाव के बाद भी हालात जस के तस हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब लड़कियां घर, स्कूल, कैब, ट्रेन, बस, दफ्तर, बाजार दिन रात कहीं भी महफूज नहीं हैं, तो वो कहां महफूज हैं? सुनिए इस घटना के बाद कैसे सियासतदान एक के बाद एक बाहर निकल कर आए, क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या कहा था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी सुनिए। आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर के अपने बयान देता है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते हैं, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं। The culprit driver was zeroed down as one person from Mathura, owner of the vehicle Swift Desire number DL1YD7910. He has this vehicle registered with Uber cab service. अब क्या है कि जो हो रहा है ये अपने व्यक्तिगत स्वतंत्र का दुरुपयोग है, और इसके लिए एक कड़ी सजा की आवश्यकता है। मौत की सजा मैं समझता हूं पर्याप्त नहीं है। जिस कारण से ये हो रहा है, जो हीन भावना हो सकता है, कौन सी भावना से कर रहे हैं मैं नहीं जानता, बट एक जानवर की जो व्यवहार है उसके लिए एक इलाज तो है ही। जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है, उस कंपनी को, उस गाड़ी को, उस ड्राइवर को आप ट्रेस कर सकें, सब कानूनी तरीके से, कायदे से ये होना चाहिए। लेकिन आज भी इस केस में भी वो साफ जाहिर नजर आ रहा है कि वो हुआ नहीं। तो अब ये लापरवाही क्यों कर रही है सरकार, इसका जवाब उन्हीं को देना है। और दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन डायरेक्टली आता है आपके होम मिनिस्ट्री के तहत। ये सब सिफारिशों के बावजूद, आश्वासनों के बावजूद ये क्यों लगातार ये चल रहा है कि उल्टा इसके ऊपर अंकुश लगाने की जगह इस तरीके के अपराधें बढ़ते हुए नजर आ रही है। एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष के करीब थी, उसके साथ जो रेप हुआ है,
तो इसकी तो हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहेगी कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ साथ जिसने रेप किया उसके खिलाफ तो होना चाहिए। लेकिन जिस कंपनी में वो एम्प्लॉय था तो मुझे ये जानकारी मिली है कि कंपनी ने बिना जांच पड़ताल के तो उसको नौकरी पे रख लिया, जबकि वो पहले भी रेप के मामले में 7 महीने की सजा वो काट चुका है। तो कंपनी के खिलाफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो टैक्सी चलाई जा रही है उन संस्था को भी नहीं देख सकते हम, ये कौन है, फर्जी है क्या नहीं है। और बहुत ही यानी इस घटना के होने का मतलब है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। एक हमारी बहन महिला, उनका बलात्कार हुआ शहर के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर, राजधानी के अंदर। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके सीगे नाक के नीचे कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी उनकी है और वो निरंतर तार तार होती नजर आ रही है। दावे तो बहुत होते हैं, बयान भी बहुत होते हैं, वादे भी बहुत हैं, लेकिन हकीकत में जमीन पे कुछ नहीं नजर दिखाई देता। इतने सारे लैप्सेस सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद ना तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोलें, ना गृह मंत्री जी कुछ बोलें। जो बोलेगा वो पॉलिटिसाइज करेगा और जो नहीं बोलेगा वो चुप बैठा रहेगा। वो क्या कर रहा है? वो गवर्नेंस कर रहा है। चुप बैठने को गवर्नेंस कहते हैं तो 10 साल से तो मनमोहन सिंह जी ने भी गवर्नेंस की थी। मनमोहन सिंह भी चुप बैठे रहते थे, उनकी पूरी सरकार चुप बैठी रहती थी, देश की सड़कों पे घूमता रहता था। आज भी यही होने लगा है, देश लुट रहा है, महिलाओं की इज्जत लुट रही है और प्रधानमंत्री चुप हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां आगे आकर बयानबाजियां कर रही हैं, बयान दे रही हैं। दिल्ली पुलिस अगर समय पर कैब चालक का सत्यापन कराती तो शायद शुक्रवार रात को युवती के साथ हुई वारदात को टाला जा सकता था। इस वारदात के पीछे पुलिस द्वारा की गई गलतियां शामिल हैं, जिस वजह से इस सुलझाने में इसे थोड़ा समय भी लगा। इस केस को 16 दिसंबर 2012 के निर्भया मामले के बाद दिल्ली एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष नियम बनाए गए और उनके बात की जाती है, लेकिन बीते 2 साल में प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाए गए। क्या क्या लापरवाही हैं वो भी देखिए। लापरवाही नंबर 1, बगैर लाइसेंस के कैसे गाड़ी चला रहा था ड्राइवर। दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि अब तक की तफ्तीश में हमें पता चला है कि आरोपी चालक के पास पिछले 6 महीने से लाइसेंस तक नहीं था। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर पिछले 6 महीने में आरोपी युवक को पुलिस ने कितनी दफा और कहां-कहां बगैर लाइसेंस के पकड़ा और आखिर किन वजहों से उस समय आरोपी की गाड़ी जब्त या आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई। लापरवाही नंबर 2, कैब का सत्यापन न करना भी बड़ी गलती। जिस कैब में युवती के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसे लेकर सत्यापन की प्रक्रिया घटना के दिन तक पूरी नहीं की गई थी। लिहाजा घटना के बाद पुलिस को आरोपियों और उसके बारे में जानकारी जुटाने में शुरू में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लापरवाही नंबर 3, कैब नहीं, चालक के फोन में था जीपीएस। दिल्ली एनसीआर में कॉमर्शियल गाड़ियों, खासकर टैक्सी और कैब में जीपीएस सिस्टम लगा होना जरूरी है, लेकिन इस कैब में कंपनी ने कैब की जगह चालक के फोन में जीपीएस सिस्टम की सुविधा दी थी। ऐसे में चालक द्वारा अपना फोन बंद करने के बाद संबंधित कंपनी उससे संपर्क नहीं कर सकती थी और न ही उसके लोकेशन का पता लगा सकती है। इस मामले में कंपनी की गलती सामने आ रही है। लापरवाही नंबर 4, चालक ने गलत पता दर्ज कराया था। कैब चालक ने संबंधित कंपनी में अपना पता दर्ज कराया था। घटना के बाद जब पुलिस दर्ज पते पर पहुंची तो पता चला कि आरोपी इस जगह से करीब 1.5 साल पहले ही अपना घर बदल चुका है। पुलिस अधिकारी के अनुसार गलत पता दर्ज कराने की वजह से पुलिस को युवक तक पहुंचने में खासा समय लगा। आरोपी इसका फायदा उठाकर खुद को सुरक्षित जगह पहुंचा पाने में सफल रहा। हालांकि पुलिस ने उसे मथुरा से गिरफ्तार कर लिया। लापरवाही नंबर 5, कंपनी ने यात्री से बात तक नहीं की। संबंधित कैब कंपनी को घटना के बारे में शुक्रवार की रात को ही पता चल पाता अगर उसने अपने पास कस्टमर सर्टिफिकेशन कॉलों की व्यवस्था की होती। इस कॉल के तहत कई कंपनियां अपने द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से ग्राहक को कितनी संतुष्टि मिली इसके बारे में पता करती है, ताकि भविष्य में अगर कोई कमी बताई जाती है तो उसे ठीक किया जा सके। लेकिन कंपनी ने ये नहीं किया, जिस वजह से उसे पता ही नहीं चला कि युवती घर पहुंची या नहीं।
ये वो लापरवाहियां हैं जिस पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी कटघरे में खड़ी है और सरकार भी और कंपनी भी। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। डॉक्टर पूनम मानबूरा बीजेपी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ी हैं, मीनाक्षी ढल समाजसेवी हैं मेरे साथ जुड़ी हैं, वीरेंद्र फोगाट जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष कुमार जी मेरे साथ जुड़े हैं, आप नेता हैं, और सुरेश गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल पूनम बुरा जी आपसे है, जिस तरीके से दिल्ली में आपकी सरकार बनी है और उसके बाद हम भूले नहीं हैं लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था, वो भी मैंने आपको सुनाया है, लेकिन हालात नहीं बदले। सरकार जरूर बदली है, हालात जस के तस हैं बने हुए। देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो जो आज एक लड़की के साथ ये दुराचार हुआ उसके लिए हम सभी को खेद है, क्योंकि वो हमारी बहन हमारी बेटी हो सकती थी। और जहां तक यूबर कंपनी ने जो लापरवाही की है, ड्राइवर का वेरिफिकेशन अब तक जो भी था वो गलत था, वो पेश किया गया भी गलत, और उसके बाद भी उसे अलाउ किया गया एज ए ड्राइवर, जबकि अमेरिकन कंपनी है और अमेरिका में तो इतने हार्ड एंड फास्ट जो रूल है वो आप सभी के सामने है कि ड्राइवर के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल है और किन उनमें वो ड्राइविंग कर सकता है। अब जहां तक सरकार की बात है, 42 घंटे के अंदर अंदर मथुरा टीम भेजी गई है, उसे पकड़ा गया है, उसे कोर्ट में पेश भी कर दिया गया है। घटना हुई है इसकी मैं खुद निंदा करती हूँ, नहीं होना चाहिए था। जबकि बीजेपी की सरकार आज सेंटर में बैठी है तो सरकार अपने पूरे एक्शन में है। जब तक हम अपने घर के अंदर अपने व्यवहार और अपने उसको ठीक नहीं करेंगे तो ऐसी समस्याओं को पर रोक हम नहीं लगा सकते। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा अपना बेटा, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था लाल किले की प्राचीर पर, कि जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा अपना बेटा कहाँ जा रहा है, किस टाइम जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब ठीक है, ये इसका एक और पहलू है। लेकिन एक बात बताइए, क्या दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है? सरकार तो एक्टिव है, काम कर रही है वाकई में, क्या पुलिस भी इतनी एक्टिव है दिल्ली? नहीं, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की लापरवाही यहाँ पर पेश हुई है। उन्होंने उसको वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्यों दिया गया, क्योंकि ये इस पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। सवाल किस पर उठेगा? सरकार से सवाल पूछेंगे हम लोग या नहीं? दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, बिल्कुल टोटली। दिल्ली पुलिस आप ही के अंडर आती है, यानी केंद्र सरकार के अंदर आती है? नहीं, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है और सरकार ने तो सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है ना, कि अगर इस तरह से अगर दिल्ली पुलिस काम कर रही है, अपनी कार्य प्रणाली उसने इस तरह से सुस्त है, तो कहीं ना कहीं सरकार का उसके ऊपर जो प्रभाव होना चाहिए वो नहीं है। आ रहा हूं आपके पंकज जी, जिन भी अथॉरिटीज ने, जिन भी पुलिस ऑफिसर्स ने अगर ये लापरवाही बरती गई है तो सरकार उसके खिलाफ जरूर एक्शन लेगी। हर बार यही दलील है, बिल्कुल एक्शन लेगी। ऐसी बात नहीं है कि सरकार को टाइम 42 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया गया है, कोर्ट में पेश कर दिया गया है। और कम से कम हर बार होता है। 2011 में भी ऐसी इसके साथ हुआ था, ये जेल भी गया था और जेल में सजा काटी, उसके बाद ये बाहर भी आया है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से ये घटना सामने आई है। आप कितने चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, आपकी पुलिस कितनी अच्छी है, सक्षम है, वो देखा जा रहा है। वीरेंद्र फोगाट जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि एक कंपनी, विदेशी कंपनी जिसका भविष्य यानी कि वहां का इतिहास अगर देखें इस कंपनी का, तो अमेरिका में भी इस पर कई केसेस इसके ड्राइवरों पर दर्ज है। 2 केसेस मेरे पास अभी अवेलेबल हैं यहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी को इस तरह की यहां पर साधन के लिए सुविधा दी गई कि वाकई में आप ऐसा कीजिए, यहां से ये करेंगे। आपको बता दूं कि इस कंपनी के पास अपना कुछ नहीं है, गाड़ी भी अपनी नहीं है, ड्राइवर भी ठेके पर लिए जाते हैं। देखिए पंकज जी, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, या हम सब लोग, कि रेप फिर हुआ है और हम लोग एक डिबेट में हैं। ये देश के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, समाज के लिए भी बड़ी एक कलंक वाली बात है कि हम इस विषय पे बातचीत करने के लिए आज उपस्थित हैं। हमें देश के विकास के बारे में या तरक्की के बारे में बातचीत करते, डिबेट करते अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, अब ये दुर्घटना हुई है और ये देश के समाज के माथे पे एक बहुत बड़ा कलंक है। इसमें 2-3 चीजें, जैसे आपने उबेर कंपनी का जिक्र किया, मान लीजिए उबेर कंपनी है, बाहर की कंपनी है, उन्होंने गलतियां की, उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ देखिए 3-4 चीजें और भी हैं। इसमें दिल्ली पुलिस भी दोषी है कि उन लोगों ने ना तो ड्राइवर का वेरिफिकेशन किया, ना ही कंपनी के जो है गाड़ी है जो वो ठेके पे लगाई गई थी, एक ये भी चीज है। दूसरा इसमें एक और चीज आती है कि जो ड्राइवर था उसने देखिए सिम कार्ड जो लिया वो फर्जी नाम और पते पे लिया है। तो इस टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन डीलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने फर्जी नाम और पते पर उसको सिम कार्ड जारी किया। कार्रवाई करेगा कौन? सरकार करेगी। देखिए मोदी जी ने कहा, मोदी जी भाषण अच्छा करते हैं, प्रवचन खूब करते हैं, समाज सुधारक और दार्शनिक की भूमिका में है, वो अच्छा लगता है सुनने में,
लेकिन देखिए चाहिए शब्द और भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। अब आपको डिलीवर करना पड़ेगा। मंच पे भाषण देना इलेक्शन के लिए, वोट के लिए या दार्शनिक बनना आसान है, वो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के हाथ में अब सरकार है और दिल्ली पुलिस तो सीधे सीधे केंद्र सरकार के बिल्कुल हाथ में है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी सरकार की बनती है। कितनी गंभीर है दिल्ली की पुलिस, ये हम देख रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। तो ये शर्म की बात है और इसके लिए केंद्र सरकार को अब कम से कम जाग जाना चाहिए कि आगे इस तरह की दिक्कतें ना आए और किसी बहू बेटी के साथ इस तरह की दुर्घटना ना हो। आशीष जी, आज आपने भी जिस तरह से आवाज बुलंद की है, आम आदमी पार्टी भी अब जो है जोर शोर से ये बात उठा रही है कि दिल्ली में पुलिस व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई है। क्या वाकई में लगता है आपको जो सरकार है या पुलिस है वो सही ढंग से काम नहीं कर रही दिल्ली में? देखिए पंकज जी, जो आज की घटना हुई है, एक लड़की के साथ जो ऐसी घटना हुई है, उसके पीछे जो बात है पुलिस प्रशासन की। जब हमारी सरकार थी तब भी सोमनाथ भारती जी थे जो हमारे, उनको भी एक मुद्दे के लेकर पुलिस के साथ कुछ झड़प हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो ये मामला है इसके पीछे दिल्ली पुलिस की लापरवाही सामने आती है। अच्छा। लेकिन इसके दो पक्ष होते हैं। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? दिल्ली पुलिस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी, उसके अंडर में है। तो अगर पुलिस प्रशासन उसके अंडर में है और वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही तो सारी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकार की आती है। लेकिन जैसे आज की घटना है, इन घटनाओं के ऊपर पॉलिटिक्स करना या इस तरीके राजनीति करना वो अच्छा शोभा नहीं देता किसी को। ठीक है, लेकिन जो धरना प्रदर्शन आज आप लोग कर रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हैं, इसको मैं रेप के लिए जो रेप हुआ है उसका दर्द समझूं या फिर सियासत समझूं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने हैं। देखिए पंकज जी, 2 साल पहले जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो तब भी आम आदमी पार्टी ने जो इसके कार्यकर्ता थे उस समय भी उन्होंने निर्भया कांड को लेकर दिल्ली के अंदर जो अपना लोगों के सामने बात लाए कि इस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो दर्द और आज जो घटना हुई है इसको दर्द के रूप में ले। पॉलिटिक्स इसके ऊपर आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। गुप्ता जी, पंकज जी, मैं एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहता हूँ गुप्ता जी, 1 मिनट आपसे इजाजत लेके, क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस के जिन अफसरों ने वेरिफिकेशन नहीं किया या तो उनके लोगों के सर्टिफिकेट जारी किया, कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है देखिए, जो रूल एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो वो आरटीआई है या रोड सेफ्टी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ करके पार्टी को, उबेर कंपनी को जो है गाड़ी चलाने की अनुमति दी है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो घालमेल है, नहीं ये छोटा सा प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लंबी एक चीज है, चेन है ये। तो इसमें सरकार ही नहीं है, सरकार प्रशासन और तमाम वो विभाग होना ये चाहिए कि इस घटना से जुड़े हुए जितने भी लोग जिम्मेवार बनते हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि एक सख्त संदेश जो है जनता में जाए। कार्रवाई तो सरकारें ही करेंगी। कोई भी आदमी इस तरह का, कोई भी अफसर या कोई अधिकारी इस तरह का काम करने से बचे और वो अपनी जिम्मेवारी समझ के इसको बखूबी ढंग से करे, ताकि इस तरह की ना हो सके। आप भी आज आपके एनएसयूआई जो आपकी एक छोटी पार्टी यानी कि जो आपकी युवा पीढ़ी है उसने जमकर आज प्रदर्शन किया राजनाथ सिंह के घर के बाहर, यही चीज को लेकर कि महिला व्यवस्था जो है, ये जो सुरक्षा व्यवस्था है चरमराई हुई है। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? पंकज जी, सबसे पहले तो ये इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। ठीक, ये जो हुआ ये किसी की भी बहन बेटी है, हमारी भी बहन बेटियां जाती हैं, आज उनके साथ हुआ, कल हमारे वालों के साथ भी हो सकता है। एक इसमें सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कोई भी पार्टी हो। ये एक सामाजिक बुराई है, इसको सब पार्टियां मिलके इसको खत्म करें और इसके खिलाफ एक जबरदस्त कानून बने। सारी पार्टियों की मीटिंग बुलाई जाए पॉलिटिकल की, और साथ में जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको इकट्ठा करके इसका कोई ना कोई ठोस कानून बनाया जाए। जब तक आपने कोशिश की थी, निर्भया वाला जब कांड हुआ था उसके बाद कुछ ऐसे कानून बनाने की या कुछ इस तरह से पहल की थी आपने? नहीं, कानून बनाया भी था, उसके बाद कानून क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ, क्या वो लागू हुआ वो कानून? ये आपने इसको जानने की जहमत उठाई कि वाकई में धरातल में वो कानून काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? पंकज जी, बात ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आज के टाइम बदमाश जो है वो पुलिस के डर से निकल गए हैं। पुलिस का डर उनको बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब ये जो भाई पहले ड्राइवर पकड़ा गया, सिर्फ गवाही की गवाही पूरी ना होने की वजह से, गवाह पूरे ना होने की वजह से इसको बेल हो गई। तो ये जो है कि एक तो पुलिस का डर बिल्कुल बदमाशों के दिमाग से निकल गया। ये कोई ये नहीं भाई इसी राज्य में, हर एक राज्य में पता नहीं क्या ये वो कारण बन गया कि बदमाश पुलिस से डरता ही नहीं। बदमाश पुलिस से डरता ही नहीं। आज ऐसा दौर इस देश में चल गया। मीनाक्षी जी, क्या लगता है आपको कौन लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं? आज सवाल
कईयों पर उठ रहे हैं, कई लोग कटघरे में खड़े हैं। सरकार भी है, दिल्ली पुलिस भी है, शासन प्रशासन भी है, जिन्होंने इस कंपनी को सर्टिफिकेट दिया, जिसने उस ड्राइवर को सर्टिफिकेट दिया कि वाकई में वो अपराध, उसने कोई अपराध नहीं किया है। ये तमाम चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदारी की जहां तक बात की जाती है, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है, आपका जवाब देने से पहले मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हर दिन आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाती है जो मीडिया के संज्ञान में आ जाते हैं। हम अभी दिल्ली के रेप केस की बात कर रहे हैं, क्या हरियाणा में वो रेप केस नहीं होते? क्या हरियाणा के रोहतक शहर में वो रेप केस नहीं होते हैं? क्या हरियाणा से बाहर रेप केस नहीं होते हैं? अभी ये मुद्दा संज्ञान में आ गया है, इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि यूबर कंपनी के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए, जो पुलिस प्रशासन है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार इस चीज को रोकने के लिए क्या कर रही है इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे का जो मेन कारण है उसको क्यों नहीं देखा जा रहा? मेन कारण है कि उन लड़कों को, उन युवाओं को ऐसी शिक्षा क्यों नहीं दी जाती, उनको ऐसे नैतिक संस्कार क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं, उनको एक ऐसा मार्गदर्शन क्यों नहीं दिया जाता है कि आज वो जो कुछ किसी दूसरे की बहन बेटी के साथ कर रहे हैं, कल को उनके भी घर में ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं ये शिक्षा उन्हें प्रदान की जाती? ठीक है, एक पहलू तो इसका ये है कि शिक्षा दी जाए, शिक्षित किया जाए, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जो लोग हमने चुनकर बैठाए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि नेता हो या उसके नीचे जो प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन होता है, उसका काम भी यही होता है कि वो जनता की रक्षा करे, सुरक्षा करे। उसके लिए उसको बनाया गया है, एक तरह से एक वो चीज दी गई है, जिम्मेदारी उसको दी गई है। फिर ये लोग क्या करेंगे? ये लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? पंकज जी, आपने कुछ देर पहले खुद कहा था कि लड़कियां, या अगर कही जाए कि नारी जाति कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जिन व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, यहां तक कि वो उनके बीच में भी सुरक्षित नहीं है। क्या पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या जो महिलाएं आरोपी होती हैं या जो महिलाएं पीड़ित होती हैं, उनके साथ पुलिस महकमे में ही ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं? क्या उनके साथ इस तरीके के अत्याचार नहीं होते हैं? तो मेन कारण क्या रहा है इसके पीछे? सामाजिक संस्कार नहीं रहे हैं लोगों के अंदर, उनको ये नहीं लगता है। जो समाज सेवी आप लोग होते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो फर्म आप लोगों की होती है, आप लोग क्या करते हैं वाकई में कि आप लोग इनके लिए क्या काम करते हैं जो महिला अपराध बढ़ रहे होते हैं? आप लोग भी जब ये चीजें, घटनाएं सामने आती हैं, उस समय आप लोग भी कैमरे पे दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि कोई इस पर पहल कर रहा हो या कभी कहीं बात कही हो किसी ने? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। सामाजिक स्तर पर जो भी व्यक्ति या अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, वो जरूर इन घटनाओं के लिए कदम उठाते हैं। और एक मानसिक मनोबल देने की बात होती है। सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही नहीं करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं, समाज की सेवा जो कर रहे हैं, सिर्फ विरोध प्रदर्शन में नहीं रहते। ठीक है। कोई भी अगर कुछ ऐसी बात होती है, देखिए सबसे पहले शब्दावली को अगर हम देते हैं, क्या कहा जाता है? उस महिला की इज्जत लूट ली गई। इस क्या शब्द है ये कि महिला की इज्जत लूट ली गई? महिला की कोई इज्जत नहीं लूटी है, इज्जत उसकी लूटी है जिस व्यक्ति ने उस महिला के साथ ये दुष्कर्म किया है। ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, बार बार कहते हैं कि उस महिला का करियर खत्म हो गया है, उसको समाज में रहने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये समाज के लिए एक चीज भी है कि वाकई में ऐसे शब्द यूज ना करें कि जिससे कि ये चीजें उठें। जो आपने कहा है ये अच्छी बात है, इसकी सराहना हम भी करते हैं। लेकिन पूनम मानपुरा जी, जिस तरह से बात ये आई कि ये ड्राइवर जो था ये बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था, लापरवाही नंबर 1 जिसकी बात मैं कर रहा हूं। दिल्ली में कानून व्यवस्था सबसे चुस्त और दुरुस्त मानी जाती है क्योंकि देश की राजधानी है। तमाम बार जो है आतंकियों की नजर भी रहती है, तो तमाम चीजें हैं, पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद रहती है, मैंने खुद भी देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक आदमी 6 महीने से बगैर लाइसेंस कैसे गाड़ी चला सकता है? देखिए, इसमें तो टोटली ही मैं कहूंगी यहाँ प्रशासन का एक ढुलमुल रवैया पेश आया है। प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर पेश आई है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। जब तक हम अपने व्यवहार, क्या सरकार की लापरवाही भी एक्सेप्ट करती हैं? सरकार ने अगर ये हुआ है, उस बच्ची के साथ ये कांड नहीं, बच्ची के साथ ये हुआ है, लेकिन जो पुलिस महकमा है वो अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा। लेकिन आपकी आंखों में वो चीजें नहीं है, आपकी नजरों में वो ऐसा है कि वाकई में वो काम कर रहा है। यानी सरकार हुई है, लापरवाही हुई है, तभी तो ये सरकार ने भी लापरवाही की है। सरकार ने भी लापरवाही की है। पुलिस प्रशासन, देखिए सरकार एक्शन में आई है, सरकार ने अरेस्ट किया है 42 घंटे के अंदर। ठीक है, ऐसे कैसे कह सकती है सरकार एक्शन में आई है? पुलिस ने अरेस्ट किया है, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं, पुलिस कैसे अरेस्ट करेगी जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं आएगा? अच्छा, अरेस्ट करने के लिए ऊपर से प्रेशर आता है। आप ये देखिए, पुलिस जब तक पूरा कार्रवाई तब तक नहीं करती। पुलिस अगर करने वाली होती तो ये ये बहुत बड़ा सवाल आप अपने आप पर ही उठा रही हैं कि वाकई में पुलिस तब तक कार्रवाई नहीं करती जब तक ऊपर से कोई प्रेशर नहीं बनता। जब तक ये रॉन्ग सर्टिफिकेट पुलिस ने दिया, उसको करेक्टर सर्टिफिकेट देना था, चाहे ट्रांसपोर्ट की तरफ से वेरिफिकेशन देना था, वो सारे काम किसके हैं?
उसके पुलिस के पुलिस काम के हैं। में जहाँ लेकिन तक आपने अभी खुद ही बोला कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आते तब तक काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये ऊपर से ऐसे कोई आदेश आए हैं उसके इशारे पर काम हुआ। वेरिफिकेशन देखिए सरकार नहीं करेगी, नीचे लेवल के काम कौन सरकार थोड़ी करेगी, नीचे लेवल के काम प्रशासन ये पुलिस यही सब करेंगे। लेकिन इनमें अगर लापरवाही हुई है उसको, जबकि वो एक बार ये काम कर चुका है 2011 में ड्राइवर के खिलाफ दोबारा से ये हुआ अब किया है, वो 7 महीने की जेल भी काट चुका है, गवाह के अभाव में वो छूट चुका था। ठीक है, हमको मालूम पड़ता है पूनम बोरा जी, हमें मालूम पड़ रहा है कि वाकई में आप लोग कितने संजीदा हैं अपने कानून व्यवस्था के प्रति, अपने पुलिस को आप कैसी नजरों से देखते हैं, आपके प्रति क्या चीज, तमाम चीजों पर बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वाकई में जो 4 और लापरवाहियां हुई हैं उन पर भी बात होगी।